हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है यूके पीएससी का पेपर जो कि 2022 में संपन्न हुआ था। तो हम ये पीवाईक्यूज कराने जा रहे हैं आपको इस चैनल पे। इसके अतिरिक्त मैं आपको यूके स्पेशल के वीडियोस मैंने आपको कराए हैं और करा भी रहा हूं। तो कंप्लीट यूके स्पेशल जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। छोटे छोटे वीडियो हैं, 5 मिनट 10 मिनट का। उसमें आपके इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि आपको उससे एग्जाम में 2 से 3 सवाल हर एक वीडियो से मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम पीवाईक्यू को करने वाले हैं। उसके तहत हमारा ये पेपर है 2022 वाला। इसमें हम जनरल स्टडीज़ का पेपर करेंगे। आपको पता है 2 घंटे का समय होता है आपके एग्जाम में और आपको 150 सवाल करने होते हैं। क्योंकि यूके उत्तराखंड में आपको पता है वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आते, ज़्यादा क्या मोस्टली सारे वन लाइनर ही आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को हम देखते हैं और कंप्लीट आपको मैं इसकी व्याख्या दूंगा। ठीक है, और सब कुछ आपको कराऊंगा अच्छे से। और ये मेरा पेपर है आपका, और ये इंग्लिश वर्जन भी है, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, और बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और 2022 के जीएस के पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और चूंकि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है यूके पीएससी के लिए, आप सबको पता है कि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं कई बार। ठीक है, और नहीं भी रिपीट होते हैं तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आसानी होती है। एटलीस्ट आपको पिछले आरओ जो यूके पीसीएस ने लिए हैं और यूके पीएससी के जो एग्जाम है वो हुए हैं, वो सारे के सारे आपको लगा के ही जाने होते हैं, क्योंकि वहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कम से कम 5-10 सालों के सारे क्वेश्चन जो पेपर हुए हैं, क्योंकि वहाँ साल नहीं होते हैं, तो वो लगा के जाने। इसी कड़ी में मैं आपको ये कंप्लीट पेपर करा दूंगा। उसमें हम आज 22 वाला पेपर देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। ठीक है, तो इसमें गैबन, गुयाना, गिनी और गिनी बिसाऊ दिया है। ठीक है, तो इसमें आप सबको पता है जो गुयाना है वो अफ्रीका में स्थित ना होकर बल्कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यहीं पे गुयाना और फ्रेंच गुयाना दोनों में। फ्रेंच गुयाना पे फ्रांस का कब्जा है, और फ्रेंच गुयाना ऐसी टेरेटरी है जहाँ से फ्रांस जो है वो अपने जो मिसाइल्स वगैरह हैं या जो उसके प्रक्षेपास्त्र हैं जो उसके वो सब लॉन्च करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बाकी गुयाना ये सब दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, बाकी गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ ये अफ्रीका के देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसार में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला क्या है। तो आप सबको पता है जो सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला वो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और दक्षिण अमेरिका में कौन? एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है, चिली से और ब्राजील से जो सीमा बनाते हुए ऊपर तक पूरी गई है, वो एंडीज पर्वत श्रृंखला इस धरातल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो आप सबको पता है कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, और इसके अलावा जो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं ये केरल में, तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ठीक है, कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, सह्याद्री की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन नीलगिरी की पहाड़ियों में आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है। तो इसमें जो बेंगुला की धारा है वो आपकी उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित ना होकर के बल्कि दक्षिणी अटलांटिक में प्रवाहित होती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ये द्वीप है न्यू गिनी। न्यू गिनी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, हम 6ठे नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। और यूके पीएससी में आपको पता यही वन लाइनर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर करके हम जल्दी जल्दी से पूरा कंप्लीट पेपर करेंगे। आप लोग इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, और मैं आपको खैर पूरा ही पेपर अच्छे से कराऊंगा ताकि आपको ये मतलब अनुमान भी रहेगा कि कैसे क्वेश्चन यूके पीएससी में पूछे जाते हैं। तो ये शुरुआत इसमें चूंकि ए वाला सेगमेंट है, इसमें ज्योग्राफी से हुई है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, फोहन ये जो है वहाँ लोकल में देश में चलने वाली कुछ हवाएं हैं, उनके नाम दिया गया है। तो आपको बताना कौन सी हवा कहाँ पे नहीं चलती, सही सुमेलित नहीं है, उसको बताना है। ठीक है, तो जो फोहन नदी वो आल्प्स में चलती है, एकदम सही बात है। मिस्ट्रल राइन नदी में बहती है, ये भी राइन घाटी में बहती है, ये भी सही बात है। खमशिन मिस्र में बहती है, ये भी सही बात है। लेकिन जो बोरा है वो साइबेरिया में नहीं बहती है, आपको याद रखना है। ठीक है, बोरा जो है वो साइबेरिया में नहीं बहती है, तो यही वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको सुमेलित नहीं बताना है। बोरा आपकी इधर बहती है, सॉरी अरब के साइड में। ठीक है, सऊदी अरब के साइड में बोरा बहती है। ये एकदम से मतलब ज्योग्राफी के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम फैक्ट वाले वो पूछे गए हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियो में 8 मिनट 5 मिनट ऐसे करके मैंने 4 वीडियो बनाए। मुश्किल से वो 25 मिनट के वीडियो होंगे चारों मिला करके। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ज्योग्राफी के नाम से, वो आप वीडियो देख लीजिए जा करके।
इसी टाइप के सारे फैक्ट मैंने अपनी जो खुद की कॉपी लिखी हुई थी उससे मैंने पढ़ाए हैं। तो सारे के सारे फैक्ट मैंने उसमें करा रखे हैं ज्योग्राफी के, उन्हीं मतलब आप वो देखोगे ना तो ये सारी की सारी हवाएं वो सब उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वो वीडियोस हैं, उसको जाकर के आप देखो, मैंने बहुत पहले कराए थे लेकिन वो आज भी रिलेवेंट है क्योंकि सेम यही सवाल तो पूछे जा रहे हैं जो वहाँ पे ये सब आए थे, ठीक है। तो चलिए, इतना जानकारी देने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखे जा करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन नदी, पहली कौन सी है, नील नदी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। अगर हम कायांतरित चट्टान की बात करें तो इसमें जो डोलोमाइट है वो कायांतरित चट्टान नहीं बल्कि नाइस, मार्बल और क्वार्टाइस कायांतरित चट्टान है। अगला है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो अरावली और विंध्य के मध्य आप सबको पता है कौन सा स्थित है, मालवा का पठार स्थित है। मैंने उसमें ज्योग्राफी वाले फैक्ट की वीडियो में ये सब करा रखे हैं, ठीक है। किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं, आप सबको पता है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है। बास्पा, स्पीति, रावी और ब्यास। तो इसमें जो आपकी रावी नदी है वो सतलुज की सहायक नहीं है, बाकी बास्पा, स्पीति और ब्यास जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा है, ठीक है, 3 लोग, थॉर्नवेट, कोपेल, इन सब लोगों ने जलवायु का वर्गीकरण किया था, लेकिन कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो वो वनस्पति के आधार पे है, ठीक है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर, तो कोपेन ने ऐसा कहा था कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है, यानी कि समताप मंडल में कौन सी सम्मिलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो आपका आयन मंडल है वो सममंडल में शामिल नहीं है क्योंकि एकदम सबसे बाहरी बहिर्मंडल से जस्ट पहले वाली परत होती है, ठीक है। बाकी क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल जो है वो सममंडल में शामिल हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें या मतलब ना भी लें आप, मैं एक काम करता हूँ, ये पूरे के पूरे पेपर को, सारे पेपर, यही इसी साल वाला नहीं, जितने भी यूकेपीएससी ने पेपर कराए, आर हो, पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सबका ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्राइम प्रभाकर नाम से, बाकी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप ज्वाइन करें, मैं सारे पेपर उसी पर डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको बार बार स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा। ये अपने हमने जो ऊपर अभी देखा उसी का इंग्लिश वर्जन है, मतलब इंग्लिश है फिर हिंदी में दिया गया है। अगला प्लस क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध। ये सारे क्वेश्चन मैंने उसमें करा रखे हैं। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, कोडरमा जो है वो अभ्रक के लिए फेमस है, ठीक है। भारत का पिट्सबर्ग किसको कहते हैं, तो भारत का पिट्सबर्ग करके कहते हैं जमशेदपुर को, ये पड़ता है झारखंड में। अगला है, माता टीला बांध किस नदी पर है। तो आप सबको पता है जो माता टीला बांध है वो बेतवा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। बेतवा नदी पे माता टीला बांध बना हुआ। अगला है, HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है। तो HVJ अगर के बात करें तो इसमें हालांकि 2 आंसर सही हो जाएंगे आपके, इसमें औरैया और आंवला, ये दोनों के दोनों आंसर सही हो जाएंगे। तो ये थोड़ा गलत, बाद में इसको आयोग ने हटा दिया था इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है। तो ये देश की जनसंख्या से क्वेश्चन पूछा है, सबसे अधिक लिंगानुपात कौन सा राज्य रखता है। जो राज्य दिए गए हैं इसमें से आपको बताना है। तो इसमें आपको पता है तमिलनाडु का लिंगानुपात सर्वाधिक है, ठीक है। कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश का कम है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्का द्वीप समूह का अंग नहीं, यानी कि लक्षद्वीप की बात कर रहा है, लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है निम्न में से, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें जो आपका अगाथी है ये लक्षद्वीप समूह का अंग है, कवरत्ती भी है, उसकी राजधानी है, और कल्पेनी भी है, लेकिन जो तिलनचोंग है ये लक्षद्वीप समूह का अंग नहीं है, ठीक है। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया था। तो विशाल मैदान के लिए कोपेन ने क्या कहा था ये आपको बताना है। तो ये कोपेन ने कहा था CWG, के कोपेन ने AW, CWG, AW ऐसे करके बांटा था भारत के क्षेत्रों को, ठीक है, और राज्यवार भी बांटा था, ठीक है। तो भारत के विशाल मैदानों को CWG कोपेन ने कहा था। अगला है, फिर उत्तराखंड स्पेशल का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये आप सबको पता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। तो उत्तराखंड के 5 जनपद जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताइए मुझे कौन कौन से जिले उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, वैसे आप लोग बता लेंगे कि चमोली लगता है, पिथौरागढ़ लगता है, चंपावत लगता है, ऐसे करके आप लोग बता सकते हैं। बाकी के 2 जिले आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर जो भी सही बताएगा उसको मैं हार दे दूंगा, तो बाकी उससे पता चल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन अब ये जनगणना वाले क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये यूके स्पेशल की जनगणना वाले क्वेश्चन, चूंकि नकारात्मक मतलब वृद्धि हुई थी तो आपको बताना है किन जिलों में वो हुई थी। तो वो जो आपके ज़िले थे वो थे पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा। तो पौड़ी यानी कि पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा ऐसे ज़िले हैं उत्तराखंड में जिसमें 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जनसंख्या मतलब बढ़ी तो नहीं बल्कि और घट गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला है गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित कौन सा क्षेत्र है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र सम्मिलित है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। गोविंद जो राष्ट्रीय पार्क है उसमें टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र सम्मिलित है। ओके, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है। तो सिडकुल से संबंधित जो स्थान नहीं वो है रुड़की। अगला है खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे वृक्षों से उत्तराखंड चूंकि पहाड़ी और वृक्षों से जुड़ा हुआ इलाका तो ऐसे क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो खैर जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय वन इसमें पाए जाने वाला वृक्ष है। खैर उपोष्ण कटिबंधीय वनों में पाए जाने वाला वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम 26 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, 25 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो 26वां हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने महीने के भीतर हो जाने चाहिए। आपका 26वां सवाल ये कहता है। तो आपको पता है कि किसी भी पंचायत को भंग करने पर उसके चुनाव उसके 6 महीने के भीतर हो जाने चाहिए। पॉलिटी के मतलब इसमें वन लाइनर और बहुत ही इजी सवाल पूछे जाते हैं, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी रहेगी तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान लागू हैं। तो दल बदल आप सबको पता है वो है आपकी 10वीं अनुसूची में। ठीक है, और इसको जो है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के दौरान लागू किया गया था। अगला है लोक लेखा समिति के लिए 28 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य निर्धारित किए जाते हैं और कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। तो आपको पता है कि जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 वाला, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसी में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जनगण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको बताना भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष वो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का प्रथम उपराज्यपाल निम्नलिखित में से कौन था। जो नया अभी जम्मू कश्मीर बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश, जो कि आर्टिकल 370 हटाया गया था वहाँ से, तो उसमें प्रथम उपराज्यपाल कौन था जम्मू कश्मीर का। तो वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। ये उस समय न्यूज़ में भी चलते थे। ठीक है, अगला है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार होते हैं। तो ये होते हैं भारत के रक्षा मंत्री के, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी। अगला है संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित होता है। तो संपत्ति का अधिकार एक तरह का कानूनी अधिकार है, पहले ये संवैधानिक अधिकार हुआ करता था लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। तो क्षेत्रीय परिषद की जो अध्यक्षता है वो भारत के गृह मंत्री करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ये इसके अगले क्वेश्चन जो है उनका इंग्लिश वर्जन भी है। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें मैं सारे के सारे पेपर CSAT के पेपर सब डाल दूंगा। ठीक है, मेरे पास पड़े हुए हैं सबके PDF। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है राज्यों के मिलान करना है। राज्यों के नाम दिए गए हैं और उनमें राज्यसभा की सीटों की बात की गई है। तो आपको सबसे पहले उत्तराखंड देखना है क्योंकि उत्तराखंड का ही आप एग्जाम दे रहे हैं, स्पेशल पढ़ रखा है। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, आप सबको पता है। ठीक है, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। तो अगर हम इस हिसाब से मिलाएं तो B का 3 वाला किस में आ जाएगा। तो B की 3 की बात करें तो डायरेक्ट D वाले में आ जाता है। ये केवल उत्तराखंड की सीट जानने से आपका आंसर निकल जा रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। और बाकी भी देख लेते हैं कि झारखंड में 6 हैं और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 5 है और पंजाब में कुल 7 राज्यसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सार्क या दक्षेण शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये भारत में आयोजित किया गया था 1986 में और इसकी जो दक्षेण या सार्क है स्थापना 1985 में हो गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत की पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। तो पिछड़ी आयोग को राष्ट्रीय पिछड़ा जो आयोग है उसको संवैधानिक आयोग कब बनाया गया था, ये अभी हाल ही में मतलब 2-3 साल पहले बनाया गया था। आपको बताना है कौन सा संविधान संशोधन है। तो ये जो था ये 102वां संविधान संशोधन था। अगला है राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वो दोनों का 6 वर्ष होता है, ये आपको याद रखना है। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी ये, IR वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें रहता है। भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज़ की है कि हम पहले परमाणु बम का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो पॉलिसी बनी थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे आपको पूछा गया है। तो सिविल सर्विस डे जो है वो मनाया जाता है 21 अप्रैल को, ठीक है। अगला है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी, आपको याद रखना है। फिर है वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था। तो वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण जो अधिनियम है वो आपका बना था 1981 में। ये जितने भी एक्ट हैं, वायु एक्ट, जल संरक्षण एक्ट और पर्यावरण एक्ट जो कि 1986 में बना था, इनसे सवाल खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको रट लेने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए। हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी। ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आपको एग्जैक्ट अगर पता हो तो ठीक है, वरना आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम जो है वो 1977 में थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो ये भारत के जो महान्यायवादी होते हैं इनको प्राप्त है संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार, इनको बोलने का भी उसमें अधिकार प्राप्त है। लेकिन यह जब वहाँ पे मत होता है किसी विषय को लेकर तो वहाँ पे ये मत नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो उत्तरांचल वाला जो है वो 6, 3 और 2 नहीं बल्कि 2007 में अस्तित्व में आया था, इसीलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगला उत्तरांचल राज्य निम्न में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था। तो उत्तराखंड राज्य की बात यहाँ पे की जा रही है। तो उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया था। तो आपको पता है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग करके। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। तो गैरसैंण जो है आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, आप सबको पता है, और ये वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। लेकिन ये कब बनाई गई थी और किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बनाई गई थी ये पूछा गया है। तो उस समय आपके मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, ठीक है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक कुमायूं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया था। तो ये किया था आपके जॉर्ज विलियम ट्रेल ने, ये आपको याद रखना है, वो किया था जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। तो ये 5 होते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन की टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो टोबिन टैक्स उत्तराखंड में किस पे लगाया जाता है। विदेशी विनिमय लेन दरों पर लगाया जाता है। अगला है भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है। तो भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को जो है वो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समितियां करती हैं, ठीक है। जो मंडी समितियां होती हैं उन्हीं की बात की जा रही है, ठीक है। वो सब इसको मतलब हर राज्य में अलग अलग होती हैं, उनके लिए अलग अलग कानून अलग अलग राज्य सरकारें बनाती हैं। तो वो लोग भारत में इसको जो है वो मतलब विनियमित करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। बिल्कुल ये सही बात है। यह है गैर संवैधानिक निकाय, ये भी एकदम सही बात है क्योंकि आपका नीति आयोग के अंडर में ये सब आते हैं, तो नीति आयोग भी गैर संवैधानिक है। अगला है यह एक वैधानिक निकाय है, ये एकदम यही वाला गलत है, और यही चूंकि गलत बताना तो यही आपका सही हो जाएगा। वैधानिक निकाय नहीं है बल्कि ये एक एग्जीक्यूटिव निकाय है, ठीक है। अगला है प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, ये भी बात एकदम सही है, ठीक है। हमारे 54 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था। तो उसमें जो शामिल नहीं था वो पूंजी बाजार को मजबूत बनाना, ये शामिल नहीं था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF के बारे में क्या सही है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें यह किसी भी देश को कर्ज देता है, ये गलत है। किसी भी देश को कर्ज नहीं देता, या सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज देता है, ये भी गलत है। या सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, ये एकदम सही बात है। जो इसका सदस्य नहीं है उसको यह कर्ज नहीं देता। अगला है या देश के केंद्रीय बैंक को कर्ज देता है, ये भी गलत नहीं, वह देशों को कर्ज देता। अगला है एक मुद्रा के मूल्य में दूसरी की तुलना में है
एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी की तुलना में है। कहने का मतलब ये है, एक जैसे मान लो भारत का रुपये डॉलर के मुकाबले अगर बढ़ रहा है तो दूसरों की तुलना में वो क्या कहा जाएगा, ठीक है। मुद्रा का कमजोर होना, मुद्रा का मूल्य ह्रास, मुद्रा का मूल्य वृद्धि या मुद्रा का अवमूल्यन, क्या कहा जाएगा, तो वो कहा जाएगा मुद्रा की मूल्य वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें पूछा गया है कौन सा सही है, तो मुद्रास्फीति बंद पत्र धारक को लाभ पहुंचाती नहीं, उसको नुकसान होता है, ठीक, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो उसका जो जितने का उसने खरीदा हुआ उसकी वैल्यू घट जाती है। मुद्रास्फीति उधार देने वालों को लाभ पहुंचाती है, जी हाँ, ये एकदम सही बात है, क्योंकि आपने मुद्रास्फीति होगी तो आपने उधार दिया तो आपको लाभ होगा। मुद्रास्फीति स्थायी आय समूह को लाभ पहुंचाती है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है वो कृषि में जीडीपी का हिस्सा बढ़ गया, नहीं, ये गलत है। एफडीआई का अंतर प्रभाव बढ़ गया, ये सही है। विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई, ये भी सही है। तो बी और सी जो है वो दोनों सही है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वैट इक्विटी शेयर्स निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं। तो स्वैट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी के कर्मचारियों को दिए जाते हैं। ये आपको याद रखना, जो स्वैट इक्विटी शेयर होते हैं वो कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को ही मिलते हैं। अगला है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किन किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की अगर बात करें तो ये गेहूं, चावल, दालें सभी को बढ़ाने के लिए किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली अपनाई गई है। तो भारत की कर प्रणाली आपको पता, भारत की कर प्रणाली वैसे मेरे हिसाब से अधोगामी और प्रतिगामी दोनों टाइप की है। तो ये क्वेश्चन दो आंसर चूंकि सही थे तो इसको बाद में हटाया गया था, ठीक है। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। तो रोलिंग प्लान आपको पता है, जो छठी पंचवर्षीय योजना था इसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें जो आपका ए और बी है वो दोनों ही सही है। एनएनपी क्या होता है, जीएनपी से अगर आपने जो ह्रास मूल्य होता है उसको घटा देते हैं तो, और जो एनएनपी है उसमें अगर जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को मिला करके और घिसावट पे घटा देते हैं, तो ये दोनों के दोनों ये फॉर्मूले सही है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट हम आ गए हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का उदाहरण कौन नहीं है, ठीक है। तो इसमें विदेशों में फार्मा कंपनी द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का जो क्रय है वो एफडीआई नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप एफडीआई भारत में हो रही तो विदेशों में थोड़ी उस जो क्रय करेगी उसको मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें दी हुई हैं ये कहीं ना कहीं देश में एफडीआई मानी जाती हैं। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों में से कभी कभी आलोचना की जाती है, ठीक है। WTO की बात हो रही है, सिवाय इसके की। तो सिवाय इसके किस लिए आलोचना की जाती है, तो इसमें इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने है तो कोई तरीका नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, तरीका तो है। या बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है, ऐसा भी एकदम नहीं कह सकते हैं, तो ये भी हो सकता है, ये भी गलत है। या सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है, ये सही है। या उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, ये भी सही है। तो यानी कि दो चीज़ें सही हैं, तो यहाँ पर भी ये इसमें दो आंसर सही थे, तो आयोग ने बाद में इसको हटाया था, ठीक है। तो देखते हैं अगला, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी। तो यदि प्राथमिक घाटा शून्य होता होगा तो उधार की राशि ब्याज भुगतान के ठीक बराबर होगी, ये आपको याद रखना है। अगला है, यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी। तो लिंग असमानता की शुरुआत जो है वो HDR जो 2010 में आया था वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया था। तो एमएसएमई का जो अद्यतन वर्गीकरण है वो किया गया था आपके 2020 में, आपको याद रखना। हालांकि ये वाला क्वेश्चन छूट गया एक, कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक रहा है। HDI में भारत की रैंकिंग पूछा है कि कितना था, तो वो थी 131। हालांकि आप लोग लेटेस्ट वाली रैंकिंग देख करके जाएंगे इस बार के एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एंड सिक्योरिटीज कहलाती हैं। तो गिल्ट एंड सिक्योरिटीज, आपने अगर इकोनॉमिक्स अच्छी से पढ़ी है तो इन सबको आपको पता होगा, शेयर मार्केट वगैरह जब पढ़ते हैं बॉन्ड वगैरह, उसमें ये सब आता है, ठीक है। तो गिल्ट एंड सिक्योरिटीज़ की अगर बात करें तो वो होती हैं सरकारी प्रतिभूतियाँ, जो गवर्नमेंट जारी करती हैं प्रतिभूतियाँ, वो उसको गिल्ट एंड सिक्योरिटीज़ कहते हैं। अगला है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण मीगा संबंधित है। तो मीगा जो है जो आपका वर्ल्ड बैंक है उससे संबंधित है, विश्व बैंक समूह। तो विश्व बैंक समूह अपने आप में 5 समूहों से मिलकर के बना, उसी में एक आता है मीगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया है। तो वस्तु एवं सेवा कर के द्वारा मूल्य संवर्धित कर जो वैट होता है उसको समाप्त कर दिया गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जीएसटी पूछा गया है कि जीएसटी ने किसको समाप्त कर दिया। तो जीएसटी के आने से पहले हर राज्य अपने अपने राज्य में वैट लगाता था मूल्य संवर्धित कर, तो जीएसटी के आने से वो समाप्त हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो इसमें है CBRI,
HALONGC और BHEL, इसमें से कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो इसमें आपका जो HAL है, हाल जो है, वो उत्तराखंड में स्थापित नहीं है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए कि उत्तराखंड में वैट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो उत्तराखंड में वैट जो है वो 2005 से प्रारंभ हुआ था। वैट वही जो हमने अभी बताया, वैल्यू एडेड टैक्स। उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था? ये उस समय उत्तराखंड के करंट का क्वेश्चन था। अभी हालांकि ये हो सकता बढ़ गया हो, ठीक है, तो आप ये लेटेस्ट वाले डेटा मतलब यहाँ से मत याद रखना, बाकी जब आप उत्तराखंड की करंट पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन को जरूर याद रखना, ठीक है। तो कितने पर्वतीय जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित हुआ था उत्तराखंड में? तो ये हुआ था आपके उस समय 9 पर्वतीय जिलों में। ओके, अगला है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो 20-21 में न्यूनतम जो है वो जिला सहकारी बैंकों की संख्या न्यूनतम थी। अगला है आनुवांशिकी विज्ञान या जेनेटिक्स का पिता किसे माना जाता है? तो आनुवांशिकी विज्ञान या जेनेटिक्स का पिता जोहार ग्रेगर मेंडल को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। रामसर स्थल क्या है? आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ होती हैं रामसर स्थल, ठीक है। अब देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन को। वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये चूंकि उस समय पेपर 22 में हुआ था, और अब आप 2023 में जो नोबेल अभी मिले हैं लास्ट ईयर, वो वाले आपको याद करके जाना है, ठीक है। तो 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है उसकी बात करें तो वो उस समय मिला था बेंजामिन लिस्ट एवं डेविड मैकमिलन को। अगला है वर्ष 2021 में 26वें संयुक्त राष्ट्र परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ किया गया था? ठीक है, तो COP26 की बात करें उस समय ग्लासगो में हुआ था, उसके बाद अभी UAE में हुआ, अब अगला मिस्र में होगा, ठीक है। ये सब नाम आपको याद रखना है। अगला अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF विश्व प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, ये सब इन्वायरमेंट वाले क्वेश्चन हैं। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? इसके प्रतीक चिन्ह की बात करें तो वो महाकाय पांडा है, ठीक है। पांडा जो होता है छोटा सा जीव, वो है। वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? आप सबको पता है, वो है हमारा भारत रत्न। नेक्स्ट है सुदूर संवेदन तकनीक में किसका प्रयोग होता है? तो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का। ये तो आपको पता होगा, आप लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला है झूम क्या है? तो झूम आपको पता है एक प्रकार की खेती होती है, झूम कृषि आदिवासी जनजातियाँ वगैरह करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है चालक, क्योंकि अगर कम प्रतिरोध होगा तभी वो अच्छा कंडक्टर बन पाएगा या चालक बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन को। अब साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। प्रकाश की गति अधिकतम होती है, ये आपको बताना है। तो प्रकाश की गति अधिकतम निर्वात में होती है, आप सबको पता है। अगला है निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक या जोतने वाला कहा जाता है? तो भूमि का कृषक जोतने वाला केचुआ को कहा जाता है, और केचुआ को इसीलिए किसान का मित्र भी कहा जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। अगला है पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रवृत्त शुक्राणुओं को किसमें संग्रहित किया जाता है या किसमें रखा जाता है? तो वो रखा जाता है तरल नाइट्रोजन में। ये रटने वाले क्वेश्चन होते हैं, आप इनको ऐसे ही रट लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रासायनिक ग्रुप में सेल्यूलोज संबंधित है? किस रासायनिक ग्रुप से? तो सेल्यूलोज जो है वो शर्करा से संबंधित होता है। अगला है आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके एशरिकिला कोली और एग्रोबैक्टीरियम। ये आपको ऐसे ही रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्या कहलाता है? तो ये बहुत ही सिंपल है, वो इकोटोन कहलाता है। मतलब ये सब आपके उसमें इन्वायरमेंट में हम सब पढ़ते हैं। अगला है यदि कोई एक इनपुट हाई या 1 या आउटपुट भी हाई या 1 है तो गेट क्या होगा? ये फिजिक्स का सवाल है, इंटर में हम लोग जो नार गेट और गेट पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड पूछा गया है। आपकी अच्छी फिजिक्स नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं साइंस तो आप इसको स्किप कर देना, ठीक है। हालांकि इसका आंसर देख ले, इसमें वो होता है और गेट। फिर एक सर्किट दिया गया है, उसमें आउटपुट सी है, ये आपको बताना, ये आउटपुट सी जो है वो क्या है, ये आपको बताना है मान, ठीक है। लॉजिक सर्किट पूछा गया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये दोनों सवाल ऐसे ही हैं, साइंस के बैकग्राउंड वाले ही इनको लगा पाएंगे। अगला है, अब आ गए हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। OCI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? तो IP एड्रेस का प्रयोग जो है वो नेटवर्क लेयर पे होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? तो कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी रैम होती है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कंट्रोल यूनिट का काम होता है डिकोड प्रोग्राम अनुदेश, ठीक है, ये होता है। ये सब आपको रट लेने हैं, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन ऐसी वाले पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हम आगे हैं उत्तराखंड स्पेशल पे। उसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन थे? तो उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत थे, आपको याद रखना है। अगला है उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार स्थापित किया है? तो वो किया है मुक्तेश्वर में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1906 में। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है?
तो वो किया गया है आपके हिमालयी कस्तूरी मृग के लिए, ठीक है। ये हिमालय का उत्तराखंड का राष्ट्रीय पशु भी है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? आप सबको पता है राजकीय वृक्ष बुरांस है उत्तराखंड का, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बुरांस का वैज्ञानिक नाम बताइए। निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 दिया गया? नोबेल पे दो सवाल आ गए, आप लोग को 23 वाले नोबेल देख के जाने हैं, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार 2021 दिया गया था, तो वो दिया गया था मारिया रेसा एवं दिमित्री मुर्वादोव को, ठीक है। उस समय उनको दिया गया था। अगला है अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वो थी आपकी प्रियंका मोहिते। ये सब करंट में उस समय न्यूज़ में थी। नेक्स्ट है स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? लता मंगेशकर जी की डेथ हो गई थी इसी साल, इसीलिए इनके बारे में क्वेश्चन बना दिया गया था कि उन्हें भारत रत्न कब दिया गया था। तो उनको जो है भारत रत्न दिया गया था 2001 में। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया और ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो ये सब उस समय करंट की न्यूज़ थी। तो ये मिताली एक्सप्रेस जो है वो न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ती है, ठीक है। ये ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ तक चलती है। अगला है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो वो है पुलेला गोपीचंद की। अगला है किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया था? तो ये किया गया था आपके राइटिंग विद फायर के लिए। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 की शुरुआत की है? तो वो की थी आपके गुजरात राज्य ने, ठीक है। ये उस समय करंट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो करंट वाले सवाल आप देख रहे हैं कैसे आ रहे हैं, आपको सिर्फ ये जानना है कि करंट के सवाल कैसे आते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आपको पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है कि जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी तकनीक का या रणनीति का क्या नाम है? तो वो नाम है प्लान बी। उसका नाम ही प्लान बी है, ठीक है। विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता था? ये भी करंट का सवाल था। वो नोदिरबेक अब्दुल सत्तार ने जीता था। अगला है विश्व ओजोन दिवस, आप सबको पता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर 2021 का अवार्ड जीता? तो जो भी अवार्ड इंडिया या वर्ल्ड लेवल पे मिलते हैं उसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुलित्जर 2021 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये 2021 वाला अवार्ड किसने जीता था? तो वो जीता था द न्यूयॉर्क टाइम्स ने, ठीक है। ये अमेरिका का समाचार पत्र है। उसी साल ओलंपिक हुए थे 2020 के, उसके पदक विजेताओं के आपको मतलब बताना है किसने क्या जीता। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका बी वाला है बजरंग पुनिया ने रजत पदक नहीं बल्कि कांस्य पदक जीता था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है कि पीवी सिंधु ने कांस्य पदक, मीराबाई चानू ने रजत और नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। अगला है भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित किया जा रहा है। फिर है दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम, जिसको कि फास्पा कहा जाता है, 1958 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो वो किया था नागालैंड को। अगला है निम्नलिखित में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो वो बनाया गया है आपके रानी कमलावती रेलवे स्टेशन भोपाल को, ठीक है। यानी प्राइवेटाइजेशन इसका कर दिया गया है, इतना आपको याद रखना है। ये उस समय करंट की न्यूज़ थी, मतलब इसको आपको रटना नहीं है, क्योंकि अभी करंट में मान लो देश भर में कोई और रेलवे स्टेशन ऐसा किया गया या कुछ भी नई चीज़ की गई तो आपको वो वाली ये चीज़ें याद करनी है। तो ये कुछ कंपनियां दी हैं, उनके सीईओ दिए गए, आपको इसमें मिलान करना था। तो गूगल के सीईओ आपको पता है सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला थे, ट्विटर के उसमें पराग अग्रवाल बनाए गए थे, हालांकि हट गए थे बाद में, एडोबे के शांतनु थे, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होता है। फिर है करंट के सवाल कि 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ पे किया था? वो उन्होंने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर में किया था, ठीक है, नोएडा में। तो अगला देखते हैं 121 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। थोड़ी देर का वीडियो मेरा बचा हो, आप लोग पूरा जरूर देखें। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होता? तो ये पश्चिम बंगाल में लगता है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता था? तो वो जीता था द पावर ऑफ डॉग। हालांकि पिछले बार ग्लोबल अवार्ड आपकी RRR ने जीता था, तो चूंकि इंडियन मूवी ने जीता था तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, तो वो आपको याद करके जाना है, ठीक है। अब 123 नंबर क्वेश्चन है भारतनाट्यम, इसमें मिलान करना नृत्य और राज्यों को। तो भारतनाट्यम आपको पता है तमिलनाडु का नृत्य है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और मोहिनीअट्टम केरल का है, ठीक है। और इसके हिसाब से देखें तो आपका सी वाला जो है वो सही बैठ रहा है जोड़ा, ठीक है। अब अगला देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन को। ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित हैं? एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए। तो ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र जो है वो इंद्र देवता को समर्पित हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन ने क्या लिखा था? हर्षवर्धन ने लिखा था प्रियदर्शिका, ठीक है। बाकी हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा था। ये हर्ष के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, ठीक है। तो हर्षवर्धन की रचना जो थी वो प्रियदर्शिका की थी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित था? तो महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित था काकतीय शासक, ठीक है। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था, क्या था?
तो जो भास्कर द्वितीय था वो गणितज्ञ था। वह धार्मिक पुस्तक जिसने कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है, वह कौन सी धार्मिक पुस्तक है? तो वह थी मिलिंद पन्हो। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मिलिंद पन्हो के लेखक कौन थे? नागसेन। अगला है शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के चित्रों का अनुपात क्या था, ठीक है। यानी कि शकों के काल में जो सोने चांदी के सिक्के बनते थे उनका अनुपात बताना है आपको क्या था। तो इनका अनुपात कहीं कहीं पे मतलब 1:25 और कहीं कहीं पे 1:10 मिलता है। तो दोनों के दोनों सही, इसलिए इसको आयोग ने बाद में हटा दिया था, ठीक है। गधैया क्या है आपसे पूछा गया है, तो गधैया एक प्रकार का सिक्का होता था उस समय, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है उदयंजीरल किस वन से संबंधित था? तो उदयंजीरल जो है वो चेर वन से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये आप सबको पता है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। मौर्य काल में प्रणयम था, प्रणयम क्या था? तो मौर्य काल में प्रणयम जो है वो भूमिकर था। अगला है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो ये हराया था आपके गोविंद तृतीय ने। 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता था। मलिक काफूर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी जो है वो मलिक अल्तुनिया नहीं था। इसके अतिरिक्त ये सारे इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी थे, ठीक है। अब हमारे कुछ ही क्वेश्चन बचे, देख लेते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और इसमें हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का विकास पहली बार हुआ था? तो ये हुआ था यक्षगान परंपरा का विकास, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की है? तो वो की थी अमीर खुसरो ने। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो नूरजहां जुंटा का सदस्य महाबत खान नहीं था, बाकी खुर्रम था, आसफ खान और इत्मादुद्दौला भी था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य जो नहीं था वो था जॉन साइमन नहीं था। फिर है, वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था भारत में? तो वो किया था चार्ल्स मेयो ने, लॉर्ड मेयो ने, सॉरी। अगला है, गंगाराम तथा भीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे? तो ये हो गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है। खूब सारे फैक्ट पूछे जाते हैं यहाँ पर, तो वही फैक्ट ये सब इसमें लिखा हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई है? तो आप सबको पता है ये फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। अगला है, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्त योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? तो वो किया था कौसानी में। उत्तराखंड का जो कौसानी क्षेत्र है, महात्मा गांधी यहाँ आते भी रहते थे, ठीक है। अगला है, भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो टिहरी राज्य के राजा उस समय मानवेंद्र शाह थे। अगला है, टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो टिहरी रियासत के प्रथम नरेश सुदर्शन शाह थे। कालू मेहरा किससे संबंधित थे? तो कालू मेहरा आपको पता है वो संबंधित थे 1857 के विद्रोह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्कालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो बाबरनामा नहीं है, ठीक है। यानी बाबरनामा में कहीं भी उत्तराखंड का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि तारीख बदायूनी, शाहजहांनामा या जहांगीरनामा में उसका जिक्र है। अगला है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो वो नहीं गुजरती ब्राजील से, आपको याद रखना है, ठीक है। ब्राजील के नीचे से गुजर जाती है, बाकी इंडोनेशिया, मैक्सिको और केन्या सब पड़ जाते हैं उसमें, ठीक है। ऊपर से गुजरती है ब्राजील के। तो इस प्रकार ये हमने 150 के 150 क्वेश्चन देख लिए जो कि 2022 में हुए थे आपके यूकेपीएससी के प्रीलिम्स में। अब इस एक पेपर जो कि ये सबसे लेटेस्ट वाला पेपर यही था, इसको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके यूकेपीएससी के एग्जाम में जो आने वाला एग्जाम है 14 जुलाई को, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको लेटेस्ट वाला पेपर सबसे पहले कराया। आप जो टाइम बचेगा उसमें मैं आपको और भी पेपर्स बहुत सारे करा दूंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए मैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट करा सकता हूँ, कौन कौन से पेपर मैं आपको करा दूँ, सीसेट वाला करा दूँ या फिर जीएस वाले ही और पेपर करा दूँ, ठीक है। ये बात आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसके अतिरिक्त यूके स्पेशल के 5-5, 6-6 या 10 मिनट के मैं वीडियोस बना रहा हूँ और वो बहुत जल्दी क्विक रिवीजन टाइप के वीडियो है। उनको देख देख के आप यूके स्पेशल के ऐसे टॉपिक जहाँ से आपको 2-3 सवाल मिल जाएंगे वो ज़रूर मतलब पढ़ने चाहिए। आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग ज़रूर देखें। बाकी ये पहल मेरी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़रूर उसको सराहें, लोगों तक शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो यूकेपीएससी से रिलेटेड कोई भी मैं डालूँ तो तुरंत आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।